नमस्ते छात्रों, कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं टी धनंजय, प्रधान अध्यापक श्री रुद्रेश्वरा हाई स्कूल, गोप्पेनहल्ली, चನ್ನगिरी तहसील, दावणಗೆರೆ जिला से। छात्रों, आज हम हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक गाना सुनाता हूं। शायद आप लोगों ने इस गाने को सुने होंगे, फिर भी एक बार सुन लीजिए। ऐ मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नमाऊं, ऐ मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नमाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। सुना है ना? अच्छा, ठीक है। छात्रों, क्या आप लोग इस गीत का अर्थ जानते हैं, समझते हैं? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। छात्रों, हम लोगों को कौन जन्म देती है? मां जन्म देती है ना? मां को क्या कहते हैं? माता कहते हैं, जननी कहते हैं, मातृ कहते हैं। हम अपनी मां को प्रणाम करते हैं, मां का आदर करते हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार हम जिस धरती पर जन्म लिया है, उस धरती को क्या कहते हैं? हां, ठीक कहा आपने। क्या कहते हैं? मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि कहते हैं, है ना? तो हमारी मातृभूमि कौन सी है बच्चों? हाँ, भारत हमारी मातृभूमि है। भरत भूमि हमारी मातृभूमि है, क्योंकि हमारा देश भारत है, हम भारतवासी हैं, हम भारत माता के बच्चे हैं। भारत माता हमारी मातृभूमि है। हम जिस प्रकार अपनी मां को प्रणाम करते हैं, मां का आदर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी मातृभूमि को भी प्रणाम करते हैं ना बच्चों? हाँ, करते हैं। अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता को भी हम प्रणाम करते हैं। शायद आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं या क्या पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, ठीक सोचा आपने। मैंने तृतीय भाषा हिंदी विषय के पहली कविता, पहला पाठ जो है कविता विद का है, पद्य पाठ है, जय जय भारत माता। कौन सी है? जय जय भारत माता। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, जय जय भारत माता, इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त हैं। हम इस कविता का आशय पहले समझ लेंगे बच्चों। इस कविता का आशय क्या है? कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं बच्चों। किसका गुणगान कर रहे हैं? भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। यह देश जो है ना, भारत, यह अत्यंत पुनीत है, पावन है। इस पावन धरती पर अंधकार के लिए कोई जगह नहीं रहना चाहिए। यहां ज्ञान का प्रकाश
फैलते रहना चाहिए। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। हम भारतवासी जितने भी हैं, हम सभी क्या करना चाहिए? भारत माता का गुणगान करना चाहिए, भारत माता के यश की गाथा गाना चाहिए। इस आशय से कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता की रचना की है बच्चों। तो हम कविता पढ़ने से पहले इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त का परिचय कर लेना भी बहुत आवश्यक है बच्चों। अच्छा, अब हम कवि परिचय कर लेंगे। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिनका जन्म सन 1886 में हुआ था और उनका देहांत 1964 में। सन 1886 से सन 1964 तक वे रहे। 1886 1964 ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ मैथिली शरण गुप्त ಅವರು बदकिद्रू मಕ್ಕಳೇ। उनका जन्म स्थान देखिए, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। सुना है ना, उत्तर प्रदेश में झांसी कौन नहीं जानता? झांसी रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं ना? हाँ, उत्तर प्रदेश में झांसी नाम के जिला है। उस जिले में चिरगांव नामक एक गांव है। उस गांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। उनके पिता कौन थे? उनके पिता थे श्री सेठ रामचरण। कौन थे? श्री सेठ रामचरण। वे भी ब्रजभाषा के कवि थे। ब्रजभाषा के कवि। ब्रजभाषा क्या होती है? ब्रजभाषा कोई अलग भाषा नहीं है छात्रों। ब्रजभाषा भी हिंदी की मिलती जुलती भाषा है, जो मथुरा के आसपास बोली जाती है, बहुत प्रचलित है। उसे हम ब्रजभाषा कहते हैं। वह भी हिंदी है, हिंदी का एक और रूप है बस। उस ब्रजभाषा में मैथिली शरण गुप्त के पिता श्री सेठ रामचरण कविताएं लिखते थे। वे भी कवि थे। इनके साहित्यिक गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त लिखना किनसे सीखा? उनके साहित्यिक गुरु थे श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहित्यकार और विमर्शक थे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को साहित्य की रचना करना सिखाया। मैथिली शरण गुप्त को कौन कौन सी उपाधि मिली है बच्चों? पद्म भूषण। सन 1961 में साहित्य सेवा के सम्मानार्थ हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी बहुत बड़ी देन दी है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस साहित्य सेवा के सम्मानार्थ भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया है, उपाधि दी है। वे कौन कौन सी कृतियों की रचना की है? उनकी रचनाएं देख लीजिए। साकेत, बहुत सारी कृतियों की रचना की है बच्चों मैथिली शरण गुप्त ने। मैंने कुछ ही प्रमुख कृतियों की यहां उल्लेख कर रहा हूं। साकेत उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है, जो रामकथा पर आधारित है। पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि कृतियों की रचना की है बच्चों। समझ में आया ना? एक बार फिर से, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ सन 1886 को। और उनके पिता श्री सेठ रामचरण थे, जो ब्रजभाषा के कवि थे। उनके साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
उन्हें सन 1961 में भारत सरकार द्वारा उनकी हिंदी साहित्य सेवा के सम्मानार्थ पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई थी। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनाथ, नहुष आदि। ठीक है बच्चों, तो अब हम कविता जय जय भारत माता कविता का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बस। अच्छा छात्रों, कविता पढ़ने से पहले इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, उन नए शब्दों का अर्थ हम पहले देखेंगे। हिया, हिया का अर्थ क्या है? हृदय, हृदय। साथी का अर्थ है वक्षस्थल, सीना, सोत, सोत का अर्थ है स्रोत, मूल, यानी आकार ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। आंचल, आंचल का मतलब है दामन या पल्ला या छोर, यानी बॉर्डर, ಒಂದು ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು। नाता, नाता का अर्थ है संबंध, रिश्ता। यश, यश कीर्ति। गाथा, गाथा का अर्थ है कथा, कहानी। धानी, धानी का अर्थ है हल्का हरा रंग। तिಳಿ ಹಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, लाइट ग्रीन कलर। अच्छा बच्चों, आज हम ये शब्दार्थ का मतलब जाना हमने, अब हम जाकर कविता पाठ करेंगे। अच्छा छात्रों, आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक है ना? तो खोलिए, पृष्ठ संख्या 5 पर आइए। मैं पहले इस कविता का गायन करता हूं, बाद में आप भी इसे गाइएगा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। इस धानी आंचल में देखो, कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। आप भी इसी तरह गाना चाहिए बच्चों। अब हम इस कविता का
भावार्थ देखेंगे बच्चों। कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं बच्चों। देखिए, जय जय भारत माता, भारत माता तेरी जय हो, इस तरह उसके भारत माता को जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। हिया, हिया का मतलब क्या समझा? हिया का अर्थ हृदय। भारत माता का हृदय कितना बड़ा है? हिमालय पर्वत जितना बड़ा है। जानते हैं ना हिमालय पर्वत कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इस तरफ भारत माता का हृदय बहुत बड़ा है, यानी कि भारत माता का की हृदय वैशाल्यता बहुत बड़ी है। सब कुछ उदारता से हमें दिया है भारत माता ने। इसलिए क्या क्या दिया है? उसमें कितना स्नेह भरा। उस भारत माता के हृदय में क्या भरा हुआ है? स्नेह भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। हम सबको भारत माता स्नेह देती है, प्यार देती है। जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्यार करती है ना, उसी प्रकार भारत माता हम सब से प्यार करती है और हमें स्नेह देती है, वात्सल्य दिखाती है, ममता दिखाती है। इसलिए कवि भारत माता के हृदय को हिमालय पर्वत जैसा बड़ा हृदय वाली कहते हैं। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। बच्चों, भारत माता के दिल में क्या है? आग है। आग रहने पर भी उसे हमें नहीं दिखाती है, बल्कि क्या करती है? हमें सुख संतोष से, आनंद से रहने के लिए हमें खुश रखती है। आप बड़े बड़े पर्वत देखे हैं, पर्वत के अंदर आग यानी ज्वालामुखी है, फिर भी ऊपर क्या दिखता है? हरा भरा दिखता है। उसी प्रकार हमारे हिमालय पर्वत भी ऐसा ही है। उसके अंदर बहुत ताप है, फिर भी उसके ऊपर हिम आच्छादित है, ठंडा पानी है और हम सबको हरा भरा रखता है। सौ सौ सोतों से बहा बहा कर है पानी फूटा आता। आप लोग हिमालय पर्वत को देखा होगा बच्चों। हिमालय पर्वत जितना बड़ा ऊंचा है, उस सारी पर्वतमाला में हिम पड़ा रहता है बच्चों। और हिमालय पर्वत के कहीं कहीं से भी छोटी छोटी धाराओं में बह बह कर सौ सौ स्रोतों से, स्रोत का अर्थ है स्रोत, पानी का मूल। वो छोटी छोटी क्या कहते हैं हम? झरी कहते हैं ना, झरी। हाँ, उसके द्वारा बह बह कर बाद में जाकर बड़ी बड़ी नदी बनती है। आप जानते हैं हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां पैदा होती है और बहकर चली जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, है ना। ये सारी नदियां हिमालय पर्वत में ही पैदा होती है और उनका उगम होता है और वे बहकर अरबी समुद्र को या बंगाल खाड़ी को कहीं को भी जाकर मिल जाती है। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। देखिए, छोटी छोटी धाराओं में बह बह कर पानी फूट फूट कर आकर बहता है। हिमालय पर्वत के अंदर भी ताप है,
लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ऊपर देखिए ठंडक है और पानी भी बहता है। इस पानी से हम हरे भरे खेती बाड़ी करते हैं और हम खुश रहते हैं। इस तरह भारत माता बड़ी वात्सल्यमयी है। अपने सपूतों को वह कुछ भी कष्ट नहीं देना चाहती, सभी को आनंद से खुशी खुशी से रखना चाहती है। मां ही ऐसी है। मां देखिए जितने ही कष्ट क्यों न हो वह खुद सहती है, लेकिन अपने बच्चों को वह कष्ट का अनुभव नहीं देती। अपने बच्चों को वह खुश रखने की कोशिश करती है। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। कमल कहां खिलते हैं बच्चों? पानी में, कीचड़ में। कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, लेकिन उसका यह गुण समझना चाहिए बच्चों, वह कीचड़ को अपने पर नहीं लेता, वह कीचड़ से मैला नहीं होता। कमल वह निर्मल रहता है। उसी तरह आप लोगों को क्या करना है, इस समाज में चाहे जितनी भी बुराई क्यों ना हो, उन बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को ले लेना चाहिए। चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना हो, कष्टों को नहीं दिखाना चाहिए। उस कष्ट को भी सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई साधना करके दिखाना चाहिए। यह सीख मिलती है बच्चों हमें कमल से। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना? हाँ। कमल खिले तेरे पानी में, भारत के जहां तालाब सरोवर हैं उनमें कमल खिले हैं, और धरती भूभाग में आम फले, आम और भी कई तरह के फल फले हैं। इस धरती में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस धरती के आंचल में, इस भूभाग के, भारत के भूभाग में देखो बहुत सुंदर भाव पले हैं। देखिए यहां हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, कापालिक है, सिख है, चाहे बहुत सारे धर्म के लोग क्यों ना हो, लेकिन वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में भाई भाई समझते हैं, है ना? एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनमें स्नेह भाव है। बड़े सुंदर सुंदर भाव उनके मन में पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। इसी तरह हमारा संबंध, नाता का अर्थ क्या है? संबंध। हमारा रिश्ता इसी प्रकार अटूट रहे, कभी न टूटे, टूटे कभी न नाता। हमारा जो भाईचारे का संबंध है इसी तरह बना रहे, वह कभी नहीं टूट पाए। तेरी लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। इस भारत भूमि में सूर्य चंद्र हमेशा के लिए बने रहें। जहां तक सूर्य चंद्र रहते हैं तब तक भारत भूमि, भारत का नाम, भारत देश अमर रहता है बच्चों। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। यह जो पावन आंगन है, आंगन यानी अंगण, ये भारत भूमि यानी
जिसमें अंधकार मिट जाए, अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश फैले। कौन सा अंधकार दूर होना चाहिए? अज्ञान नामक अंधकार दूर होना चाहिए और ज्ञान नामक रोशनी, प्रकाश फैलना चाहिए। अंधकार हटे और ज्ञान मिले। यहां अज्ञान नामक अंधकार को हम भगाना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए और सभी ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब जाकर क्या होगा? भारत का नाम रोशन होगा संसार में। मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सब क्या करते हैं? भारत माता की यश की कथा गाते हैं, यश के गीत गाते हैं। जय जय भारत माता। अच्छा बच्चों, अब हम इस कविता के भावार्थ को फिर एक बार देखेंगे। कवि भारत माता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत माता का हृदय हिमालय की तरह बड़ा ऊंचा है, जिसमें बहुत स्नेह है। हिमालय अपने दिल में आग दबाकर हमें हरा भरा रखता है। सौ सोतों से पानी बहकर वहां से फूट आता है। भारत भूमि के पानी में कमल खिले हैं और धरती पर आम फले हैं। इस भारत देश में बड़े सुंदर भाव पले हैं। यहाँ के सभी लोग हमेशा के लिए मिलजुल कर रहे, भाईचारे का हमारा संबंध हमेशा के लिए बना रहे हैं। इस कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तक संसार में सूर्य चंद्र रहते हैं, तब तक भारत की रोशनी फैलती रहती है। इस पावन आंगन से अज्ञान का अंधकार हटे और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। हम भारतवासी सभी मिलकर भारत माता के यश की गाथा गाते रहेंगे। इस कविता से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उनमें रिक्त स्थान को खाली छोड़ा गया है। उस खाली जगहों को भरना चाहिए। भारत का किया डैश है। कविता में भारत का हिया यानी भारत का हृदय कौन सा है? हाँ, हिमालय है। अगला प्रश्न, दिल में डैश दबाकर रखता हमको डैश। दिल में अपने आग दबाकर, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। ठीक है। डैश चिरकाल रहे, हाँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। ठीक है ना बच्चों? अनुरूपता यह एक क्रियाकलाप है। अनुरूपता का अर्थ समझते हैं? पहले दो शब्दों के बीच जो संबंध रहता है, उसी प्रकार तीसरे शब्द से संबंधित शब्द को यहां लिखना है। तो देखिए, पहले दो शब्द के बीच में क्या संबंध है? सागर विशाल। सागर कैसा रहता है? बहुत बड़ा विशाल रहता है। तो हिमालय कैसा है? बहुत ऊंचा है ना? हिमालय बड़ा ऊंचा है। अंधकार अंधेरा,
देखिए समानार्थक शब्द है, अंधकार यानी अंधेरा। पवित्र, पवित्र का समानार्थक शब्द क्या होगा? हाँ, पावन, पावन। आम, धरती। आम कहां फलते हैं बच्चों? धरती पर उगते हैं। तो कमल, कमल कहां खिलते हैं? हाँ, ठीक सोचा आपने, पानी में, पानी में कमल खिलते हैं। चौथा प्रश्न, सूर्य, सूरज, यह तत्सम तद्भव है। सूर्य तत्सम है, इसका तद्भव रूप सूरज है। चंद्र, चंद्र का तद्भव रूप क्या होगा? चांद, है ना? ठीक है, समझ लिया ना बच्चों? आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। घर में अच्छी तरह कविता पाठ कीजिए और ये बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, या इस कविता के पहली 8 पंक्तियां जो है, पहला पैराग्राफ है, यह कंठस्थ किए लिए है, इसे कंठस्थ करना है। और इस कविता से संबंधित मैं 2-3 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में देता हूं, उसे भी आप लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाइए बच्चों। छात्रों, गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य में 3 प्रश्न दिया है मैंने। पहला प्रश्न, हिमालय के बारे में कवि की क्या भावना है? हिमालय के बारे में कवि की क्या भावना है? दूसरा प्रश्न, दिल में आग दबाकर इसका मतलब क्या है? दिल में आग दबाकर इसका मतलब क्या है? हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए? हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए? ठीक है बच्चों, समझता हूं कि आप सब लोग इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। धन्यवाद।